गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैप्कॉन फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ट्वेल्थ फिजिक्स में अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और पार्ट 6 तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज पार्ट नंबर 7 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल और दूसरा हमारा टॉपिक है वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल। हम स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि इस डायग्राम में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अलग किए हुए हैं। देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस 2a है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है चार्जेस का जो किसी सेपरेशन से अलग हुए हैं, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दिया हुआ है। ये जो ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैंने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को सीधा ना बनाकर, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी करते हुए पढ़ा था, बिल्कुल सीधा इसका डायग्राम बनाया था, तो आपने इसको सीधा ना बनाकर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से बनाया है, ठीक है। कि मीन्स कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे अलाइंड है। मान लीजिए थीटा एंगल पे अलाइंड है इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसके साथ? ई के साथ, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यू चार्जेस हैं और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो दो चार्जेस हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की चार्ज की वजह से और माइनस क्यू की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चार्ज की वजह से एक फोर्स लगता है, तो ये F1 फोर्स Q और इसके E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। और ये इसी तरीके से माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से जो फोर्स देगा वो माइनस क्यू ई हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से क्या हमने दिखा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल और अपोजिट। अब ये देखिए, आप जो फोर्स हैं वो इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने सेम माना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मानते हैं ना कि चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, का जो चार्ज होगा, दोनों अपोजिट हैं, चार्ज जो होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है। अब यानी Q वाला फैक्टर तो सेम हो गया, ठीक है। अब जो E है, E यानी किसी चार्ज की वजह से पैदा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो Q और E जो ये फैक्टर था F1 में, वो F2 में, ये F2 है आपका, ठीक है, फोर्स F2 है, ये आपका माइनस क्यू ई के बिल्कुल इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों तरफ, दोनों सिरों पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। यानी ये वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरफ मूव कर रहा है और ये वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर है? अब आपको पता है +1 में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी कोई दो फोर्स जो किसी रेडियल डिस्टेंस के साथ जुड़े होते हैं, किसी रेडियल एक्सिस के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपका एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपको पता है ना, फोर्स और एक रेडियल डिस्टेंस की अगर जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपका टॉर्क बनता है। आप रोटेशन मोशन में +1 में इस चीज़ को पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपके पास ये अगर फोर्स है, ठीक है, ये भी एक फोर्स है, F2 है यहाँ पे, ठीक है, और इनके बीच में ये रेडियल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ। अब आपको पता है ये 2a है टोटल, तो इसका अगर मैं हाफ पार्ट लेता हूँ तो यहाँ तक a, ये इतना पार्ट, मान लीजिए इतना पार्ट जो है ना, उसको मैं ये a होगा आपका और ये F हो गया, यानी ये फोर्स हो गया, और ये a जो है वो रेडियल डिस्टेंस का काम करेगी। यानी इतना जो पार्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसको F1 अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, और इतना जो पार्ट है, हाफ पार्ट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, F2 जो है यहाँ पे माइनस क्यू ई, उसको अपनी तरफ ट्रांसलेट यानी अपनी तरफ मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अब ये रेडियल डिस्टेंस और फोर्स की जब बात आती है तो इसको
जो फोर्स होता है, जो रोटेशन मोशन, जो रेडियल मोशन को प्रोड्यूस करता है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो आपको उस फोर्स और उस टॉर्क को ही निकालना है। ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये ई के साथ यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आई होप जो ये डायग्राम है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब टॉर्क का क्या काम होता है, वो रोटेट करता है ना, रोटेट करता है। तो वो क्या करेगा, ये जो टॉर्क बनेगा ये वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने की कोशिश करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही सब हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। If a dipole is placed in a uniform electric field such that dipole that is P makes an angle theta with the direction of field। देखिए हम क्या मान रहे हैं कि आपने मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और हमने मान लिया कि जो डाइपोल है, डाइपोल को आपको पता है जो डाइपोल का मैग्नीट्यूड है, आप उसको P से डिनोट करते हो। ठीक है, तो P मान लीजिए एक डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल का मैग्नीट्यूड है और डाइपोल क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। देखो जैसे ये डाइपोल है, अब ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एक डायरेक्शन है जो सीधी लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये डाइपोल है, तो डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, समझिए। With the direction of field then two equal and opposite force acting on dipole। तो क्या हो रहा है, दो इक्वल और अपोजिट, इक्वल और अपोजिट QE और माइनस QE। ठीक है, डाइपोल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक कपल बनाते हैं। कपल मतलब कि, कपल का मतलब क्या होता है कि एक जोड़ा, एक फोर्स यानी दो फोर्सेस जो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक कपल बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कोशिश करते हैं, whose tendency is to rotate the dipole। जो क्या करते हैं, जो ये उनकी जो टेंडेंसी है कपल की, यानी जो टॉर्क है, ये जो फोर्स लग रहे हैं इक्वल और अपोजिट, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर एक टॉर्क बन रहा है। ठीक है, एंड द डाइपोल ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो टॉर्क है वो इस डाइपोल को क्या करता है, इसको रोटेट करता है और इसको कोशिश करता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में बिल्कुल आ जाए। अभी देखिए जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, लेकिन जो टॉर्क लग रहा है वो इसको क्योंकि रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो वो इतना इसको रोटेट करने की कोशिश करता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये डाइपोल जो है वो अलाइन हो जाए। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q चार्ज ऑफ द डाइपोल इज F1 इज इक्वल टू QE एंड फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज इन द फील्ड इज F2 इज इक्वल टू माइनस QE। अब आपने दोनों फोर्सेस मान लिए, एक को आपने QE और एक को आपने माइनस QE मान लिया। ठीक है, Q और माइनस Q चार्ज की वजह से जो लग रहे हैं, और E क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। So net force acting on the dipole is F is equal to F1 plus F2। तो दोनों जो फोर्स हैं, ठीक है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे डाइपोल पे जिसको आप F1 plus F2 से बता सकते हैं। ठीक है, तो F आपका नेट फोर्स होगा, F1 plus F2 QE और F2 माइनस QE। अब QE माइनस QE, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, यानी जो नेट फोर्स है अभी डाइपोल पे, ठीक है, जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं डाइपोल के ऊपर, तो वो फोर्स नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज देखिए, जब फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो का क्या मतलब है कि ना तो फोर्स इस तरफ लग पा रहा है और ना इस तरफ लग पा रहा है, जो नेट फोर्स है वो जीरो है ना। यानी जब फोर्स नहीं लग पाता किसी चीज़ पर, है ना, इक्वल अपोजिट जब कैंसिल कर देते हैं तो उस
उस सिचुएशन को आप ना इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब कि अब जो डाइपोल है वो किसी भी तरफ नहीं जा पा रहा है, ना F1 की तरफ जा पा रहा है, ना F2 की वजह से F2 की डायरेक्शन में जा पा रहा है, तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, इन दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस की वजह से। क्लियर है? ठीक है, तो और ये जो इक्विलिब्रियम है ये इरिस्पेक्टिव है ओरिएंटेशन के। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि अगर देखो अभी तो हमने क्या माना हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ये किसी भी डायरेक्शन में होता, ठीक है, यानी इसकी ओरिएंटेशन किसी भी तरीके से होती, ऐसे दिखाया हमने इसको, चाहे वो ऐसे होता है किसी भी डायरेक्शन में होता, तो भी इसके ऊपर जो नेट फोर्स होता इक्वल और अपोजिट चार्ज की वजह से वो जीरो होता, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ही रहता। मतलब डाइपोल की ओरिएंटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ई के साथ किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, इस फैक्टर को बिना कंसिडर किए हुए हमेशा इस सिचुएशन में डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। इस वजह से डाइपोल किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, अगर जीरो फोर्स है। अब हम बात करते हैं टॉर्क की। नाउ टॉर्क ड्यू टू F1 इज, अब हमें पता है कि अगर कोई फोर्स है वो रेडियली एक्ट कर रहा है ना, तो ये रेडियल डिस्टेंस है, ये देखिए रेडियल डिस्टेंस है जो आपका 2a है ना, और ये एक फोर्स है, मतलब यहाँ पे टॉर्क बनेगा। ये भी एक फोर्स है और यहाँ पे एक रेडियल डिस्टेंस है इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पे भी एक टॉर्क बनेगा। ठीक है, और जो टॉर्क है वो इस तरीके से आता है, R क्रॉस F होता है, अगर आपको याद होगा, फोर्स इंटू क्रॉस प्रोडक्ट होता था R का और F का, है ना। तो जो R है वो यहाँ पे वो A है, स्मॉल a है। ठीक है, और R क्रॉस F को अगर हम ओपन करें तो वो RF साइन थीटा होता था। हमने 7th चैप्टर में ये पढ़ी थी ये चीज़ +1 में। ठीक है, साइंस में +1 फिजिक्स में R क्रॉस F होता था, टॉर्क की जो डेफिनेशन होती थी, और RF क्रॉस F को अगर आप ओपन करेंगे तो RF साइन थीटा निकलता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो R है वो A है, जो 2A है उसका हाफ पार्ट जो A है वो R का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये A क्रॉस F1 हो जाएगा, यानी A F1 साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से टॉर्क ड्यू टू जो F2, जिसको हम टाउ 2, इसको आपको पता है कि टाउ बोलते हैं, है ना, टाउ बोलते हैं, तो ये टाउ 2 जो टॉर्क है फोर्स F2 की वजह से वो क्या बनेगा, A इंटू F2 साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस F2 होगा ना ये। ठीक है, तो A F2 साइन थीटा बन जाएगा। सो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, अब जो नेट टॉर्क होगा, ठीक है, वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 हो जाएगा, यानी A F1 साइन थीटा प्लस A F2 साइन थीटा। अब F1 की जगह आप क्यू ई पुट कर सकते हैं और F2 की जगह भी आप क्यू ई पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम दोनों का, F1 और F2 का, तो दोनों की जगह आप क्यू ई पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2A क्यू ई साइन थीटा। अब आपको पता है जो 2A क्यू होता है ये क्या होता है, ये डाइपोल का मैग्नीट्यूड होता है, तो ये P के इक्वल होता है, तो आपने इसकी जगह P लिख दिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। और PE साइन थीटा क्या होता है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जो टाउ है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, हम इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके टॉर्क की एक डेरिवेशन आ गई, एक एक्सप्रेशन आया टॉर्क का। टॉर्क किसके इक्वल होता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम केस लेते हैं कुछ कि अगर मान लीजिए हम थीटा चेंज करते हैं कि किस एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका डाइपोल ओरिएंटेड है। ठीक है, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी थीटा इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री का क्या मतलब है इसमें, या फिर 180 डिग्री का मतलब कि एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है इलेक्ट्रिक फील्ड। 0 डिग्री का क्या मतलब है, ई, और जो टॉर्क है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन के अलोंग है। ठीक है, या फिर 180 डिग्री मतलब एक ही लाइन के अलोंग है टॉर्क और ई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ना। टॉर्क और ई 180 डिग्री कहने का मतलब है कि इक्वल है, एक ही लाइन में, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू यानी टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 डिग्री अगर आप थीटा की वैल्यू पे 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। और 180 डिग्री साइन 180 डिग्री भी 0 ही होता है, तो भी जो आपका टाउ है
टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों ही केस में जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री है, कोई भी टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आ गई। ठीक है, हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात क्या की थी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब कि ना तो इस तरीके से आगे जा पा रहा है और ना इस तरीके से आगे जा पा रहा था फोर्स की वजह से। लेकिन जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब टॉर्क जीरो है यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मतलब रोटेट नहीं कर पा रहा है टॉर्क। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर होगी ये चीज़ें। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स पे टॉर्क की वैल्यू 0 है, यानी आपका रोटेशन मोशन बिल्कुल भी नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम इस वक्त 0 होगा। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने की कोशिश नहीं करेगा, 0 होगा, सो रुका हुआ होगा। ठीक है, इन दो एंगल्स पे। और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, अब आपको पता है मैक्सिमम कब होती है। साइन थीटा की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क है उस वक्त। ठीक है, क्लियर है? तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये टाउ इज इक्वल टू PE आ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये कब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप π/2 लिख सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टाउ यानी टॉर्क का एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने पिछले टॉपिक में बात क्या की थी कि कोई टॉर्क है यानी कोई फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर लग रहा है कोई फोर्स या टॉर्क। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डाइपोल है उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है ना, उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउन, है ना, मतलब मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई फोर्स लग रहा है और किसी एंगल से या फिर डिस्टेंस से इसको मूव किया जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ठीक है, तो ये एक वर्क हो रहा है, एक काम हो रहा है ना। ठीक है, वर्क हो रहा है, कौन कर रहा है वर्क, टॉर्क ये वर्क कर रहा है। और किस लिए कर रहा है कि हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल थे उसको आप किसी एंगल से मूव कर रहे हैं। मतलब मान लेते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जो आपका डाइपोल है ये आपका डाइपोल है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि θ2 एंगल पे था E के साथ, लेकिन टॉर्क लगने की वजह से मैं मानता हूँ, ठीक है, कि ये किसी समय θ1 एंगल पर अलाइन हो जाता है। ठीक है, और किसी समय ये θ एंगल पे अलाइन हो जाता है E के साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, ये टॉर्क की वजह से हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ वर्क हो रहा है, तभी तो ये रोटेट हो पा रहा है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। तो हमें उस वर्क को निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सी द डाइपोल ऑफ द डाइपोल मोमेंट P इज टू बी रोटेटेड फ्रॉम ए पोजिशन θ1 टू θ2 विद रिस्पेक्ट टू E। यानी हम क्या मान रहे हैं कि स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलोंग जो डाइपोल है वो θ1 एंगल पे है। ठीक है, और आप उसको फाइनली जब रोटेट करते हो तो आपकी जो फाइनल एंगल बनता है E के साथ डाइपोल का वो θ2 है। यानी स्टार्टिंग में डाइपोल θ1 एंगल बनाता था E के साथ, और फाइनली रोटेट करने के बाद ये θ2 एंगल पर आ गया E के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ लेट द डाइपोल बी कंसिडर्ड एट एनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन एट एन एंगल θ विद रिस्पेक्ट टू E। अब हम मान लेते हैं θ1 और θ2 के बीच में किसी पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं E के साथ जो डाइपोल है वो θ एंगल पर है। ठीक है, θ1 और θ2 के बीच में कोई ऐसा समय आता है, कोई ऐसा टाइम आता है जब E डाइपोल के साथ θ एंगल पर अलाइन है। ठीक है, क्लियर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल एट दैट पोजिशन इज टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब आपको पता है अगर ये θ एंगल पे है टाउ और E के बीच में एंगल कितना है, θ, तो अगर आप इसके ऊपर एक टॉर्क निकालें, ठीक है, तो टॉर्क की क्या डेफिनेशन है कि PE साइन थीटा, ये हम लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा हो जाएगा। थीटा अभी हमने मानो है कि θ एंगल पे है। ठीक है, लेट द डाइपोल बी टर्न्ड फर्दर थ्रू d थीटा। अब हम मानते हैं कि जो डाइपोल हैं
इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं, क्योंकि हमें थीटा 1 से थीटा 2 पे लेके जाना है। तो अभी थीटा पे हम मान लो तो हम थोड़ा सा और रोटेट करते हैं, इतना थोड़ा सा और करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि डी थीटा थोड़ा सा और रोटेट हो गया आपका डाइपोल, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग थोड़ा सा और डी थीटा एंगल जितना रोटेट और हो गया है। ठीक है, अब आपको डी थीटा एंगल पे अगर रोटेट करना पड़ा है, मीन्स आपको कुछ वर्क करना पड़ा है, कुछ स्मॉल वर्क करना पड़ा है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके पास टॉर्क आपका फोर्स है और डी थीटा डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस जितना आपको मूव करना पड़ा है, तो आपका वर्क डी डब्ल्यू निकल सकता है इस स्मॉल वर्क में, इस स्मॉल डी थीटा एंगल तक मूव करने के लिए। तो वो क्या होगा, स्मॉल वर्क टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, स्मॉल वर्क जैसे आप डी डब्ल्यू लिखते थे तो एफ इंटू डी एस आप इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको याद हो, स्मॉल वर्क निकालना है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। और रोटेशनल मोशन में अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ये आपने प्लस 1 में पढ़ी हुई है चीज़ें। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, अब जो टाउ की वैल्यू है यानी टॉर्क की वैल्यू है वो पी ई साइन थीटा है और ये डी थीटा है। ये मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसका। अब आप डी थीटा एंगल तक उसको रोटेट करने में इलेक्ट्रिक डाइपोल को इतना वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको टोटल थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक आपको रोटेट करना पड़ रहा है डाइपोल को, तो आप इस वर्क को, जो डी थीटा वाला वर्क है, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो आपको पास टोटल वर्क निकल आएगा। क्लियर है। जो ये वाला वर्क था डी डब्ल्यू, ये किस चीज़ का वर्क था कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से डी थीटा एंगल तक मूव कर रहे हैं, है ना, डी थीटा एंगल तक रोटेट कर रहे हैं। लेकिन हमें टोटल कितना रोटेट करना है, हमें टोटल करना है थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करना है। तो आप स्मॉल वर्क को, इस एक्सप्रेशन को अगर आप थीटा 1 से थीटा 2 तक, यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 लिख लीजिए आप, यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 कि हम टोटल इस लिमिट के साथ इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपके पास टोटल वर्क निकल आएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में, है ना। तो ये डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क आ जाएगा टोटल वर्क। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है ओपन होकर वो माइनस कोस थीटा होती है। ठीक है, तो माइनस कोस थीटा माइनस आपने बाहर ले लिया। ठीक है, माइनस पी ई कोस थीटा, थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, अब अगर हम इसको और आगे ओपन करेंगे तो ये पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 आएगा। लेकिन अगर आप माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 आ जाएगा। तो ये आपका वर्क का एक्सप्रेशन आया है। ये वर्क कौन सा है कि आपने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में टॉर्क जिसका डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है, आप उसको रोटेट कर रहे हो। ठीक है, पहले वो थीटा 1 एंगल पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, लेकिन आपने उसको थीटा 2 एंगल तक रोटेट किया है। ठीक है, तो आपका ये टोटल वर्क आ जाता है उस रोटेट करने में। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब आपको पता है कि जो वर्क होता है वो एक्चुअल में एनर्जी ही होता है। ठीक है, वर्क और एनर्जी एक दूसरे के परस्पर हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो रोटेट करने में, टॉर्क की वजह से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। एक्चुअल में जो वर्क है यही इलेक्ट्रिक डाइपोल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। वर्क की तो एनर्जी की में ही कन्वर्ट होता है, तो आपको पता ही है। तो आपने जो भी लास्ट टॉपिक में वर्क किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करने में, है ना, जो वर्क किया है वो ही इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाकर सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, the work done so calculated above is stored as potential energy of dipole and is actually the work done in rotating a dipole from a direction। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 90 डिग्री पे था पहले थीटा 1, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और डाइपोल में मान लेता हूँ 90 डिग्री पर है उसके। ठीक है, परपेंडिकुलर है उसके। तो मैं मान सकता हूँ कि मान लीजिए पहले 90 डिग्री पे था, तो आपने थीटा एंगल और मूव किया, तो मैं थीटा 2 को थीटा मान लेता हूँ। ये थीटा एंगल आपने 90 डिग्री से और मूव किया इलेक्ट्रिक डाइपोल को। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ कि एंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है, थीटा 1, और मेरे को कितना और उसको मूव करना है, थीटा मूव करना है, तो हमने थीटा 2 को थीटा मान लिया। ठीक है, देन W इज इक्वल टू, तो वर्क हमारा क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप डेल्टा U से डिनोट कर सकते हैं।
है ना। आपको ये तो पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है एक्चुअली। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी एंटिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर पोजीशन या कन्फिग्रेशन की वजह से जो एनर्जी होती है, आप उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले परपेंडिकुलर था, तो वो एक पोजिशन पे था, इस वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन रही थी, है ना, ठीक है, जिसको आपने u 90 डिग्री से मान लीजिए डेनोट कर दिया, ठीक है। अब आपने थीटा इसको मूव किया है, तो एक बार फिर से डाइपोल की पोजीशन चेंज हुई है ना, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हुई है, तो एक बार फिर से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी नई पोजीशन की वजह से, है ना। तो उसको आपने मान लीजिए यू थीटा मान दिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, चेंज को आप डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता जो आपका u 90 डिग्री होगा, u 90 डिग्री मतलब पी ई कोस 90, है ना। तो पता है जो u है, जो वर्क है हमारा, वर्क क्या है, वो पी ई कोस थीटा ही तो है, कोस थीटा यानी कोस 90 डिग्री आप करोगे, अब कोस 90 आपका जो फैक्टर होता है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है ना। तो आपके पास सिर्फ आप देखो इसी एक्सप्रेशन में ही कर रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन में अपनी थीटा 1 की वैल्यू क्या रख दी है, थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री रख दी है हमने, है ना, और थीटा 2 की वैल्यू हमने थीटा रख दी है, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर तो आपको ज़ीरो हो जाएगा ना, है ना, और ये आपका माइनस पी ई कोस थीटा रह जाएगा, है ना। तो ये माइनस पी ई कोस थीटा रह गया यहाँ पे। इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व कर सकते हैं अपने आप, है ना। तो इसको आपने मान लिया कि थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी है अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल में। क्लियर है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है पोटेंशियल एनर्जी का डाइपोल के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, समराइज कीजिए, इनको करके देखिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, 3 केसेस हमने यहाँ पे लिए हैं। अब u जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास माइनस पी डॉट ई आई है, ठीक है, या फिर माइनस पी ई कोस थीटा है। अगर मैं थीटा की वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ थीटा की वैल्यू एक बार मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ, एक बार 90 डिग्री लेता हूँ, एक बार 180 डिग्री लेता हूँ। अगर मैं मान लीजिए 0 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, तो 0 डिग्री में आपको पता है जो कोस 0 होता है वो 1 होता है ना। तो कोस 0 1 हो जाएगा, तो माइनस पी ई हो जाएगा आपका, ठीक है, ये माइनस पी ई हो गया। तो इस कंडीशन को अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से वो 0 हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 0 हो जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 180 डिग्री -1 होता है, ठीक है। तो -1 इंटू माइनस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 बना देंगे ना, तो ये सिर्फ पी ई रह जाएगा प्लस का आपके पास, ठीक है। तो ये पी ई रह जाएगा आपके पास, इसको आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। आपके पास कई बार एग्जाम में नॉर्मली आ जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताइए, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टॉर्क की वजह से उसमें जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसकी आप स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बताइए कब आती है, या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट कब आती है। तो आप इन थीटास की वैल्यूज़ चेंज करके आप ये एक्सप्रेशन के थ्रू ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।